नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और चारों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें, बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मुझे लगा था कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अब मार्च तक के लिए चला गया तो खबरें कहां से आएंगी, राजनीति की खबरें, लेकिन राजनीति हमारे यहाँ रुकती है क्या? तो सबसे पहले सबसे मजेदार खबर सर, पहले आज शुरुआती पैसा वसूल खबर से है। आप खबर देखिए साहब, आपको मजा ना आए तो बताइएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो आप प्रोग्राम करते हैं पूरा प्रोग्राम ही पैसा वसूल है। उन्होंने कहा सौरभ जी को ये कहते हैं आप कि क्यों कहते हैं कि वो पैसा वसूल खबर? ये जो हम माइक लगाते हैं ना, ये माइक जो है काफी दूर से पकड़ लेता है, तो ऐसा नहीं है ये मेरे मुंह के नीचे लगा है तो ही मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनाई देगा। इनके माइक से भी सुनाई दे जाएगा, इनके माइक से भी सुनाई दे जाएगा। लेकिन नेता लोग कभी कभी भूल जाते हैं। हालांकि नेता लोग बड़े कॉन्शियस हैं आजकल कि कहां बोलना, क्या बोलना, किसके सामने बोलना। लेकिन एक ऐसी बात कही गई जो माइक पे तो नहीं थी लेकिन माइक ने पकड़ ली। अब वो बात आप देखिए क्या है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्लियामेंट में अपने सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल कोई बात नहीं। अब इसमें वो क्या समझा रहे हैं, तो तस्वीरें वही वाली लीजिए, वो बयान वाली तस्वीरें, हाँ ये वाली जी, ये। अब इसमें इमरान मसूद नजर आए, मैं जो पहचाना मैं इमरान मसूद को, बाकी को मैं पहचान नहीं रहा, लेकिन बात क्या हो रही है वो आप देखना जरा। खड़गे साहब कहते हैं उसको घुसने मत देना, उसको घुसने मत देना। किसको? वो कहते हैं समझे किसको? हैदराबाद वाले को, उसको घुसने मत देना। इमरान मसूद से कह रहे हैं ये यूपी से हैं क्योंकि, तो यूपी में मत घुसने देना हैदराबाद वाले को, मतलब ओवैसी को। वो आएगा उसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नेशनल पार्टी नहीं है, हमको खत्म कर देगा। इतना डर मुस्लिम वोट का और ओवैसी जी से। ये तो ओवैसी जी की सबसे बड़ी तारीफ होगी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। फिर बोलते हैं तुमको मालूम है हैदराबाद की सबसे मशहूर चीज क्या है? बोलते हैं शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। शेरवानी बिरयानी ठीक है, परेशानी मत ले आना अपने यहां, ये अगर आ गया तो हमको खत्म कर देगा। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की आहट से देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का डर आप देखिए। और फिर उसके साथ ये बात जो होती थी, सभी लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस का सर्वाइवल मुस्लिम वोट पर टिका हुआ है। अब खड़गे साहब क्या उस बयान को जो है बिल्कुल, मतलब इस बात को, इस दलील को वो पुख्ता नहीं कर रहे हैं? क्या मुहर नहीं लगा रहे हैं इस बात पर? ओवैसी आएंगे तो क्या ले जाएंगे? मुसलमान का ही वोट ले जाएंगे ना। बिहार में ले गए तो कह रहे हैं यूपी में मत आने देना, हम ही को खाएगा। सुनिए। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी रहेगी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। तो सुना आपने, कह रहे इसको आगे मत देना। एक बार और सुना दीजिए क्योंकि आवाज धीमी धीमी आ रही है, लेकिन सही जो आपको लिखा है स्क्रीन पर बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए साहब। खड़गे साहब यूपी में ओवैसी साहब का डर दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि इसको मत आने देना। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी रहेगी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। शेरवानी पहनो, बिरयानी खाओ, हैदराबाद की परेशानी मत लाओ, ये कह रहे हैं खड़गे साहब। मतलब ओवैसी इतने रेलेवेंट तो हो गए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि इसको घुसने मत देना। और इसके साथ यूपी की तासीर समझिए आप कि यूपी में ये भी कहते थे कि अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है कांग्रेस को साथ रखने की, तो मजबूरी बता रहे हैं वो मुस्लिम वोट, यही मजबूरी है। लेकिन मैं हैरान भी हुआ उनकी इस बात से कि मतलब चुनाव भी अभी थोड़ा दूर है, वो अभी से आगाह कर रहे हैं। और किसी बड़ी पार्टी ने अभी तक, ऑपोजिशन की किसी बड़ी पार्टी ने ओवैसी से अलायंस नहीं किया, कहीं भी। बिहार में किसी ने अलायंस नहीं किया, वो बंगाल में पार्टनर तलाश कर रहे हैं, वो असम में पार्टनर तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ कभी नहीं जाती है। तेजस्वी यादव ने भी साफ मना कर दिया था, वो लोकल इलेक्शन में भी कोई पार्टी उनको छूती नहीं है। सबको यही डर है, एक बार अगर इससे हाथ मिला लिया, मतलब एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, तो फिर ये आप ही का वोट लेकर के जाएगा। अब क्या समझे आप खड़गे साहब की बात से? आप हैरान हुए क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मैं हैरान तो इस वजह से हूं कि खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये रणनीति होती है। मतलब मेरी हैरानी जरा दूसरी है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई कोई कमरे में दरवाजा लगा है उसको बंद कर लेना है, चिटकनी चढ़ा देना है, ताला लगा लेना है, राजनीति है।
और अगर कांग्रेस का मुखिया, ठीक है अभी विजय जी टोंक देंगे कि मुखिया राहुल जी हैं, आप क्यों गलत बोलते हैं, लेकिन मैं तो जो तथ्य है उसकी बात करूं, तथ्य में वो अध्यक्ष है। अगर उसकी ये स्थिति है कि वो कह रहा है फलाना को मत आने देना, इसका मतलब डर लग रहा है। और जरा ये भी सोचिए, वो कह रहे हैं कि वो तो खत्म हो जाएगा, हमको भी खत्म कर देगा। तो फिर मैंने सोचा कि याद करूं क्या है, तो याद आया 2 विधायक हैं इनके, कुल 2 विधायक हैं कांग्रेस के, यूपी में। कांग्रेस के 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा फरिंदा वाला, और रामपुर खास से प्रमोद जी की बिटिया मोना यानी आराधना, ये 2 विधायक हैं इनके। कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी अभी बची हुई है, अभी बड़ी पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में पार्टी का कोई आधार नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, नेता नहीं है, और है तो वो किनारे पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सेंटिमेंट के तौर पर मुसलमान राहुल जी के पीछे खड़ा था, अब उनको वो डरा रहा है ओवैसी आएगा तो मुसलमान उसके पीछे पीछे चला जाएगा, और अगर मुसलमान चला गया तो जो 2 विधायक हैं संकट खड़ा। आप 2 पे आ रहे हैं ज्यादा, सवाल वो वोट का है। वोट का नहीं है भाई। आप राज्य में अगर एक को विधायक न रहे, मान लीजिए कुछ वोट पा ही जाए तो, और ओवैसी जी आके 5 विधायक जुटा ले गए मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समझिए ना इसको, ओवैसी इनसे ज्यादा ना ले जाएं। भाई ओवैसी अगर 5-6 विधायक सीमांचल में जीत गया तो हो गए ना उसके विधायक। आप बताते रहिए कि हमारा वोट इनके किए से क्या होगा? ओवैसी को जहां लड़ना है वो लड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि ये हास्यास्पद है। अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बात कर रहा है, इसका मतलब उनको, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति नहीं पता, इतने बड़े आदमी ही इतने लंबे समय राजनीति। दोनों बातें कंफर्म हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बातें कंफर्म हो गई। ये ओवैसी से डर लगता है, ठीक से, बड़ी पार्टियों को भी, और दूसरा मुस्लिम वोट के सहारे ही चल रहा है मामला। देखिए, सवाल सिर्फ नंबर का नहीं है कि 2 सीटें और हैं वो चली जाएंगी। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि एक बार यदि सेंध लग जाता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी का, तो फिर आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी निपट जाएगी बढ़िया तरीके से, और कांग्रेस पार्टी तो पहले से निपटी हुई है। आज जो समाजवादी पार्टी के पास जो आज इतने सांसद हैं या आज इतने विधायक हैं, वो सिर्फ इस कारण है कि जो मायावती के पास जो वोट शिफ्ट करता था मुसलमानों का, वो एक तरफा मायावती से हट कर करके और वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा के अंदर भी इतनी ज्यादा सीटें आई और लोकसभा के अंदर भी ज्यादा सीटें आई। मैं सोशल, जो हिंदू समाज के अंदर जो सोशल कोएलिशन है, मैं उसकी भी दाद देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा सोशल कोएलिशन किया और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मुस्लिम वोट एक दफा यदि छिटक करके खड़ा हो जाता है ओवैसी के साथ, तो सिर्फ ये यही नुकसान थोड़े उठाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को हर जगह नुकसान उठाएगा। और कांग्रेस पार्टी का एक जो बहुत बड़ा जो रिवाइवल के लिए जो सोच रहा है कांग्रेस पार्टी के, हम मुसलमानों के बल पर जो है दलितों को लेकर के हम साध करके हम फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब आप देखिए, यहां ओवैसी साहब की बात चली तो मुझे एक तस्वीर दिखाई दी, वो तस्वीर आप देखिएगा। इस तस्वीर में बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत प्रॉब्लम है इस तस्वीर के अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। टीपू सुल्तान की एंट्री कहां से होती है और एआईएम कहां से जुड़ती है, ये समझिए आप। शिवसेना, शिंदे गुट और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका बड़ा विरोध भी किया है। हुआ यह है कि मालेगांव नगर निगम की नवनियुक्त उप महापौर, डिप्टी मेयर निहाल अहमद, इन्होंने अपने केबिन में, अपने दफ्तर में पीछे टीपू सुल्तान की फोटो लगाई है, वो आपको दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी से हैं, डिप्टी मेयर हैं मालेगांव में, और इन्होंने पीछे लगाई किसकी फोटो? टीपू सुल्तान की। फोटो किसकी लगती है सरकारी दफ्तरों में? गांधी जी की फोटो लगा लेता है कोई जो है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा लेता है, बीजेपी वाले होंगे तो वो मोदी जी की, राष्ट्रपति की फोटो भी लगा लेते होंगे। इन्होंने लगाई टीपू सुल्तान की फोटो, और ऐसा करते ही शिवसेना, शिंदे गुट और बाकी और हिंदू संगठन बड़े आक्रामक हो गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान की फोटो जो है ये यहां से हटनी चाहिए। अब ये बात है हीरोज की। आप फोटो किसकी लगाते हो? जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो या इसको अपना नायक या हीरो मानते हो? तो टीपू सुल्तान समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर का नायक है। और टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान की 2 पहचान है। हमारे देश में विवाद है टीपू सुल्तान को लेकर। विवाद यह है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो फ्रीडम फाइटर था, या टीपू सुल्तान एक कट्टर इस्लामिस्ट था जिसने हिंदुओं को मारा।
दोनों बातें होती है ना सर टीपू सुल्तान के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। टीपू सुल्तान की फोटो पीछे लगना समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर के, ये ठीक है या गलत? कर्नाटका में बहुत उसको लेकर बवाल टिप्पू सुल्तान को लंबे वहाँ समय हर साल तक होता है, चला है। टिप्पू वहाँ हर जयंती साल पे। कर्नाटका में हर साल होता है इस बात को लेकर। और मालेगांव का राजनीतिक समीकरण बड़ा दिलचस्प बना हुआ। इस्लाम पार्टी जीती, ओवैसी की पार्टी 21 सीट जीती, शिवसेना जीती, और मेयर के लिए समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से समर्थन दिया, इस्लाम पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पर उनका मेयर बनाया, फिर अपना उप मेयर बनाया वहाँ पर। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा, अब ये बात जब सार्वजनिक आ गई है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये सार्वजनिक कहता है, इस तरीके से बयान देता है, तो अगर नैतिक साहस राहुल गांधी और सोनिया गांधी में है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा होना चाहिए कि वो पार्टी को इतना हल्का और इतना छोटा मानते हैं, ओवैसी को इतना बड़ा नेता मानते हैं। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साफ हो रही है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को मानता है कि उनकी पार्टी की सारी राजनीति मुसलमान वोटों पर टिकी है। अगर मुस्लिम वोट करेंगे तो पार्टी बची रहेगी, अगर मुसलमान वोट नहीं करेंगे, टूटता है, तो पार्टी खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष यही है ना, यही निकला है। और यही निष्कर्ष के कारण अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने आप को जब कहते हैं कि मुझे आप रेवंतुद्दीन कह दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मुसलमानों के लिए इतना कर रहा हूं, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी मुसलमानों की लगातार बात कर रहे हैं, यह बता रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह संदेश दे दिया है कि अब रेवंत रेड्डी की उस दिन बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे रेवंतुद्दीन कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 4% आरक्षण पक्का करा दूंगा मुसलमान। उन वहां तो वो तो ओवैसी से लड़ते हैं वहां पे, वो समझ में आता है मुझे। तेलंगाना की लड़ाई तो समझ में आ रही है, ये बात यूपी की कर रहे हैं। यूपी की कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम हुआ है, देखिए, अगर बीएमसी में अगर देखेंगे तो कांग्रेस 24 सीटों पे जीती है, लेकिन 12 सीटें ओवैसी ने हरवा दी। ओवैसी 8 सीटें जीता है, लेकिन 12 सीटें कांग्रेस को बीएमसी में हरवा दी है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन सपकाल, उनका यह बयान आया है कि ओवैसी के कारण हम बॉम्बे में निपट गए। हो सकता है उसी तो वजह से कह रहे हो, बॉम्बे के लेकिन कारण मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे वही बात बोल रहे हैं, और अब ये कांग्रेस की पूरी पार्टी बन चुकी है। सर मैं एक कमेंट जरा टीपू सुल्तान में सर का लेना चाह रहा था, फिर आता हूं आप। सर ये बताइए, वो टीपू सुल्तान वाली फोटो ले लीजिए, मुझे बताइए सर, क्लियर कीजिए, आज टीपू सुल्तान हीरो है भारत का या विलेन है? देखिए, टीपू सुल्तान तो हिंदुओं के लिए तो कम से कम विलेन ही है। इतना उसने ब्राह्मणों का वहाँ पर नरसंहार करवाया, जनेऊ तोला गया, और उसके लिए कहा तो यही जाता है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए अलग से बात की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यदि ऐसे लोगों को लेकर के आती है तो क्यों लेकर के आती है? क्योंकि मालेगांव का सीट को आप देखिए कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। वो इस्लाम पार्टी जीती ना वहां, मेयर शायद इस्लाम पार्टी का इस्लाम पार्टी का तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो मुसलमानों को पोलराइज करना है, वो अपने आइकन्स किसको चुनते हैं? उन्हीं को चुनते हैं जो हिंदुओं को। कल बाबरी मस्जिद पर बात कर रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम टीपू सुल्तान ने किया, ये हिस्ट्री का फैक्ट है। ये हिस्ट्री का फैक्ट है। ये हिस्ट्री का फैक्ट है, इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ओरल नैरेटिव से कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। ओरल नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, ये रिटन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसके बावजूद भी यदि आप ऐसे करते हैं तो समाजवादी पार्टी जानती है कि ऐसे तत्वों को हम बढ़ाएंगे तो मुस्लिम हमारा पोलराइज करेंगे। एक खबर मुंबई से आ रही है विजय जी, मुंबई के मुलुंड में एक हादसा हुआ है, मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया है। अक्सर ऐसे हादसे बड़े हादसे बन जाते हैं, और मेट्रो पिलर की चपेट में आकर कई गाड़ियां जो हैं वो दब गई हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुलुंड का इलाका है मुंबई का, यहां मेट्रो पिलर गिर गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है। मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो का एक पिलर गिर गया, कि पिलर का हिस्सा बता रहे हैं कि गिर गया, और उसकी चपेट में कई लोग आ गए, कई लोग घायल अभी इस वक्त बताए जा रहे हैं। गाड़ियां भी काफी डैमेज हुई हैं उससे, यूं ही बताया जा रहा है। मुझे तो एक तस्वीर याद आ गई, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बनारस में ही शायद ऐसा काम हुआ, वो फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया था, और गाड़ी में दबे लोग कई जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी तस्वीरें आती हैं तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। मेट्रो पिलर की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। तस्वीरें दीजिए जरा, देखें इस मुंबई के इस हादसे के बारे में। जबकि मुंबई में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुंबई में इतना ट्रैफिक रहता है तो रात के समय वहाँ काम किया जाए जब ट्रैफिक कम होता है। दिन में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक की काम करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है मुंबई के लिए कि भाई दिन में लोगों को तकलीफ ना हो, काम करने में तकलीफ ना हो, तो आप रात के समय 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ ये काम कीजिए। अभी दिन में काम हो रहा था या रात को काम हो रहा था और फिर वो दिन में गिर गया। काम तो सर चलता ही रहता है, तो हमारे यहाँ तो हर वक्त ही काम चलता है, लेकिन ये क्योंकि पिलर का गिरना बहुत बड़ी बात है। पिलर इतना टनों टन वजन होता है,
और अगर उसकी कभी कोई चपेट में आ जाए। दिल्ली में जब मेट्रो का काम अब तो काफ़ी जगह लगभग पूरा हो गया, अब तो एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन जब प्रॉपर दिल्ली के अंदर काम चल रहा था तो 1-2 बार ऐसे हादसे हुए हैं, मजदूर वगैरह चपेट में आए हैं। यहाँ देखना होगा, लेकिन गाड़ियाँ सबसे बेहतर तरीके से काम हुआ है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में। हाँ, हिंदुस्तान की गाड़ियाँ आने का मतलब ये है कि ट्रैफिक ऑन था। नहीं, वो जरूरी थोड़ी कि काम हो रहा हो सकता है रात को काम हुआ और किसी वजह से वो पिलर गिर गया हो। पिलर को तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे ना कि दिन में नहीं गिरना, और गाड़ियाँ तो चलती रहती। मुंबई तो 24 घंटे चलने वाला शहर है, दिन और रात। वैसे भी किस वजह से हुआ, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, बन रहा था अधूरा रह गया था, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस पर मतलब इमीडिएट रिएक्शन देने की मेरे को ऐसी माइक पर थोड़ी डिटेल इसकी आ जाए, चाहिए। तो इसमें और तस्वीरें और डिटेल आती है तो फिर हम दोबारा इस खबर का रुख कर सकते हैं। तब तक जो मैं आपको खबरें बता रहा था, सर, इस जो मैंने अभी 2 बातें हुई, खड़गे जी का स्टेटमेंट और वो मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। खड़गे ओवैसी साहब का डर है कांग्रेस को, ये तो ठीक है, ओवैसी साहब का डर दिखाई दे रहा है। जो उनका परफॉर्मेंस रही है, भले ही कम रही हो ज़्यादा रही हो, लेकिन वो नुकसान भी करते रहे, ये सब तो बात ठीक है। लेकिन एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो खड़गे साहब की बातचीत है वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है, ऑफ द रिकॉर्ड है ना। अब उस पर हमें, और ऐसी बातचीत को स्ट्रेटेजी कहना, अपने लोगों के साथ बात करने को कैसे चर्चा करना, लेकिन ये तो ठीक ही बात है। मतलब इसका मैं पॉलिटिकल हिस्से पर जाना चाहता हूँ, उस पर नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस को डर है और जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, तेजस्वी जी भी थे, जिनको ओवैसी का डर लग रहा है और ओवैसी मुस्लिम वोट के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ये सच बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे। इमरान मसूद के साथ ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है उस बातचीत का, लेकिन कांग्रेस को बड़ा डर है और ओवैसी लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और बिहार में नहीं उतनी बड़ी होगी, महाराष्ट्र में नहीं बड़ी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब उनके पास एक मौका है जहां पर उनको ताकत मिल सकती है। और कांग्रेस के पास भी मुस्लिम नेता हैं, इमरान मसूद अपने आप में पावरफुल लीडर है, इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर हैं। वो यही बात है ना, मुस्लिम सांसद से ही बात सांसद, हाँ, इसीलिए तो वो बात कर रहे होंगे उसको। तो लगातार चिंता हो रही है। और अब चुनाव आने हैं, हालांकि 2 MLA की बात करें, उसके बाद 6 MP भी कांग्रेस के हो गए 2024 में, ये भी याद रखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि 2022 से आगे आ गए 2024 ये तो मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई यूपी की। मैं आपको हिंदू पॉलिटिक्स बता देता हूं सर, प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को बना दे जी। मुझे कह रहा हूँ किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कांग्रेस इतनी चिंता अब वो तो आपकी सलाह मानेंगे तो कर लेंगे वो। टीपू सुल्तान पे कुछ नहीं, मैं टीपू सुल्तान पे ये कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान दोनों तरह से देखा जाता है, एक देशभक्त के तौर पे भी, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई के लिए भी, और जो हिंदुओं की हत्या का मामला है, दोनों मामले चलते हैं, दोनों लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। इसलिए, और कर्नाटक में और खासतौर से दक्षिण भारत में उसकी बड़ी हीरोइक इमेज भी है और विलन वाली इमेज भी है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक उनको विलन डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा, आज की तारीख तक। तो भारत सरकार के रजिस्टर में वो अभी तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले शासक के तौर पे है। अब ठीक है, अब ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर सर आगे बढ़ते हैं, पूरे विजय जी थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है हमें दूसरे मैं तो केवल फैक्ट्स की बात की, पूरे नरेशन की बात नहीं की कुछ। पूरे दक्षिण भारत में उसे नहीं माना जाता है, कर्नाटक के एक रीजन में उसको मानते हैं। अच्छा, चलें सर, इससे आगे मैं बढ़ रहा हूं क्योंकि और बहुत खबरें हैं। देखिए, टीपू सुल्तान को भारत में, मतलब कम से कम उत्तर भारत में लोग कब जाने थे, जब टीपू सुल्तान पे सीरियल बना था। जैसे रामायण महाभारत के सीरियल पॉपुलर हुए थे ना, टीपू सुल्तान पे, मैं उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान पे भी एक सीरियल बनाया था, उनका नाम था कौन से खान, फिरोज खान के भाई संजय खान ने उसमें एक्टिंग भी की थी, वही टीपू सुल्तान, और वो सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो वो जो जनरेशन बड़ी हो रही थी, हम लोग तो उस समय टीपू सुल्तान को हम हीरो ही देखते थे कि तो अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये बातें जो ये बता रहे हैं, ये बातें तो बाद में पता चली लोगों कि भाई ये तो एरिया में, विजय माल्या मैंगलोर एरिया में को लंदन से जब हुई थी, अगर कोई हिंदुओं का हत्यारा भी है और उसने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी हो, तो फिर नायक तो नहीं कहना चाहिए उसको। ये मेरी राय, ये निजी टिप्पणी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राय की बात ही नहीं है, मैंने केवल सरकार का रुख बताया, दोनों फैक्ट है, वो आपकी बात की है। शंकराचार्य जी के मुद्दे पर विवाद, अब मैंने शंकराचार्य जी कह दिया, इस पे भी विवाद होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर विवाद। अभी मुक्तेश्वरानंद जी माघ मेले में प्रयागराज में नहीं स्नान किए, वहां उनको प्रशासन ने नोटिस दिया, उनके बटुकों के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप भी लगाया। उनसे ये कहा गया कि आपको शंकराचार्य नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस सब पर योगी आदित्यनाथ ने कभी नाम लेके कुछ नहीं कहा था। हालांकि एक बार उन्होंने कालनेमी शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी नाम नहीं लिया था कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कह रहा हूं। कल उन्होंने यूपी असेंबली में कहा कि हर कोई नाम के पीछे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, हर कोई शंकराचार्य नहीं लगा सकता और हर किसी को मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब जिस रास्ते से लाखों लोग निकल रहे हैं,
4-5 करोड़ लोग वहां स्नान कर रहे थे, बता रहे हैं उस रोज। जो बाहर एग्जिट का रास्ता है, आप कह रहे हैं मैं पालकी लेके वहीं से अंदर जाऊंगा, एंट्री करूंगा, भगदड़ हो जाती, स्टैम्पीड में लोग मर जाते, कौन जिम्मेदार होता? तो यह उनका पहला ओपन स्टेटमेंट है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, उसको आप सुनिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। अब एक बात जरा थॉट होल्ड कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? अगर आप शंकराचार्य मानते हैं, सपा वालों के सामने तरफ उंगली करके बोला, आप शंकराचार्य मानते हैं तो लाठियां क्यों चलाई थी इनके ऊपर? ये हुआ था बनारस में, इन्हीं के साथ हुआ था। अब अखिलेश यादव जी आए सीन में, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मांग रहे हो शंकराचार्य से, आप अपने योगी होने का सर्टिफिकेट दो पहले। मणिकंका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? अखिलेश जी आ गए कि ट्रेनिंग कहां से ली, सर्टिफिकेट पहले आप दिखाइए योगी होने का, हर कोई योगी नहीं लिख सकता। अब जिस व्यक्ति के बारे में सारी बात थी, अंत में उसकी बात सुन लीजिए आप, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। उनका जवाब भी आ गया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो योगी का समर्थन करेगा क्या वही शंकराचार्य होगा, और एक योगी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगेगा? जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक अब साहब तीनों की बात आपने सुन ली, अब आप बताएं साहब, कौन किसको सर्टिफिकेट देगा? कौन शंकराचार्य, कौन योगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म की व्यवस्था में कोई किसी को न तो शंकराचार्य बना सकता है, न कोई किसी को योगी बना सकता है। योगी आदित्यनाथ का भी अपना मठ है, वो बड़ी एक सशक्त परंपरा है नाथ संप्रदाय की। उस परंपरा को महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी उसको आगे बढ़ाते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाकायदा दंडी स्वामी बने, बाकायदा जितनी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ वो रहे, और उसके बाद वो शंकराचार्य की गद्दी पर रहे। विवाद है उसमें, स्वामी स्वरूपानंद जी और स्वामी वासुदेवानंद जी के बीच में बद्रिकाश्रम को लेकर विवाद था, लेकिन पीठ उनके पास रही। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत खराब स्थिति है, अप्रिय स्थिति है कि शंकराचार्य कौन होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हो। और मैं तो कम से कम अपने को इतना योग्य नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके नाम के आगे शंकराचार्य लगा हुआ है तो मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं। किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए,
कई बार स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कार्य करते हैं जिससे लगता है कि वो राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा ये अच्छा नहीं। और जो दूसरे शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कभी खारिज नहीं किया है। आप कह रहे हैं ना इनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठे और ना योगी जी के ना योगी जी पे सवाल उठे, क्योंकि सब अपनी परंपरा से। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्वामी आपका बयान ना आस्था वाला बयान लगा। आस्था वाला नहीं है ये। आप इसको आपको चिंता हो रही है कि हिंदू हिंदू लड़ रहा है। नहीं, हिंदू हिंदू लड़ाई ये तो चिंता मेरी रहेगी ही, लेकिन मैं तो दूसरी चिंता कर रहा हूं। फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं बचा पाएंगे ना। फिर कोई भी खड़ा हो कि किसी भी चीज पर सवाल खड़ा करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। आप इसको समझिए जरा। ठीक है, हाँ बोलिए। ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने अभी कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि शंकराचार्य वो है जो सनातन के लिए कार्य करता है। तो शंकराचार्य अतीक अहमद के लिए सवाल तो नहीं खड़ा करेगा ना। शंकराचार्य सनातन का शंकराचार्य तो ये तो नहीं करेगा कि 370 खत्म कर दिया, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये बात तो भारत का शंकराचार्य, हिंदू समाज का शंकराचार्य नहीं करेगा। शंकराचार्य किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात तो नहीं करेगा ना। ये मुश्किल खड़ा करता है इनके लिए। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी विवाद हुआ वहां पर, शंकराचार्य एक संत तो एक निर्मल हृदय होता है ना। संत यदि उसमें इतना ईगो हो कि वो 4 कदम खड़ा होकर के माँ गंगा में स्नान करने के लिए नहीं उतर सकता है, उसकी पालकी वहीं तक जाए, बाकी और शंकराचार्य थे। अब सर ये तो अलग बहस हो नहीं, गई। देखिए आपको उनका आचरण जो है वो उतना मर्यादित नहीं लगता, लेकिन ये इससे तय नहीं होगा ना कि शंकराचार्य है या नहीं है। ये इस पर तो बात है ना कि और ठीक है, ऐसे ये योगी जी के पे भी लागू है। देखिए, वो सीएम हो गए तो वो योगी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ एक पीठ के प्रमुख हैं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। हाँ। लेकिन जहां के ये शंकराचार्य हैं वो तो विवादित है। सर आपका क्या टेक है इस पे? अच्छा, वो ये बात योगी जी ने एक बात ठीक बोली कि भाई इन्हीं पे लाठी चलाई थी सभा की सरकार में। देखिए, मुझे लगता है कि विवाद बहुत पहले खत्म होना चाहिए था और फिर ये विवाद शुरू हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई दो हिंदुत्व के दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह जितने जल्दी खत्म हो उतना हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की एक खूबसूरती है कि यहाँ कोई एक मठाधीश नहीं है, यहाँ कोई एक धर्मग्रंथ नहीं है, कोई एक धर्मगुरु नहीं है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो शाकाहारी है, और वो भी हिंदू जो तमाम तरह के मांस खाता है, वो भी हिंदू है। तो हिंदू धर्म में सब पूरी आजादी है। कोई किसी को प्रश्न लगाने किसी को कुछ भी बोलेगा तो नहीं, तो क्या है, हिंदू धर्म में आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते। अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई आपत्ति है मुझे लगता है तो ये तय होगा, लेकिन हिंदू धर्म में कहा भी नहीं गया है। ठीक है, जैसा चल रहा चल लेने, एक बार इसको विवाद बढ़ा के मुझे लगता है ये हिंदू धर्म का। आप ही कह रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है, होने दीजिए, तो फिर विवाद तो बढ़ेगा ही। अब दो बड़े लोग हैं सर, इन दोनों को जिम्मेदारी समझना चाहिए। शॉर्ट कमेंट सर, शंकराचार्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और योगी आदित्यनाथ भी बड़े नेता, उनको भी अपनी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के प्रति समझना चाहिए। मैं समझ रहा नहीं हूँ, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो ये केवल लोगों के लिए है क्या? ये तो संतों के लिए भी होगा ना। यदि शंकराचार्य और योगी बटेंगे तो फिर कौन कटेगा? मुद्दा वो नहीं है। शंकराचार्य के लिए तो कोई सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना, और शंकराचार्य जी को भी योगी जी के लिए सर्टिफिकेट नहीं देना, तो ये बेवजह की बात है। और ये कहना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजनीति जो है धर्म से चलनी चाहिए, और धर्मगुरु राजनीति पर बोले तो आप कहते हैं ये कैसा राजनीति? चले सर, ठीक है। अभी बहुत सारे इस विवाद का हल शंकराचार्य और योगी जी का नहीं निकल रहा, तो यहाँ कैसे निकला?